हेलो, वेलकम बैक। मैं विनय मिश्रा। आज हम अपने इस अगले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगले यूज के बारे में पढ़ेंगे। उसका जो अगला सेंटेंस है वो किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में चेंज किया जाता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से चेंज किया जाता है। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे चेंज किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, रूल है हिंदी से इंग्लिश में चेंज करने के लिए वो किस तरह से है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। नेगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब क्या है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का मतलब होता है कि वाक्य में नहीं शब्द रहेगा। मतलब हिंदी वाक्य में क्या रहेगा? नहीं शब्द। तो जब नहीं शब्द है तो उसको क्या कहा जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। तो अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग किया जाता है। डू डज के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, क्रिया का पहला रूप रहेगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। समझ रहे? सब्जेक्ट डू या डज, हेल्पिंग वर्ब इसमें डू या डज का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ये स्ट्रक्चर क्या है? नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में बनाने का जो रूल है यही है। जैसे अब यहाँ पर डू और डज, इसका प्रयोग हम किस कर्ता के साथ करेंगे और किस कर्ता के साथ नहीं करेंगे, चलिए ये देखते हैं। तो सबसे पहले डू नॉट का देखते हैं। आई, यू, वी, दे। यदि इनमें से कोई सब्जेक्ट आ जाए, मतलब आई मैं, यू तुम, वी हम, दे वे, इनमें से कोई भी यदि वाक्य में आ जाए और वाक्य निगेटिव में है तो वहां पर डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? डू नॉट का प्रयोग। ठीक है। अब इसके अलावा डज नॉट बचा। ही, सी, इट या किसी भी व्यक्ति का नाम आता है तो डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डज नॉट का। कब? जब ही, सी, इट या किसी भी व्यक्ति का नाम आता है तो वहां पर डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। ही मतलब वह आदमी के लिए होता है। सी मीन्स वह औरत के लिए होता है। इट का प्रयोग कई जगह पे किया जाता है, जैसे कोई जानवर है, कोई पक्षी है, उनके लिए। नेम, किसी भी व्यक्ति का यदि नाम आ जाए तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं हम उसका सेंटेंस बनाकर। जैसे राम नदी में नहीं तैरता है। राम नदी में नहीं तैरता है। ठीक है। तो यहां पर देखिए राम नदी में नहीं तैरता है, यहां पर नहीं शब्द है तो इसका मतलब है कि ये निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो राम, राम के बाद तुरंत डू या डज, तो राम किसी व्यक्ति का नाम है तो क्या लगेगा? डज। तो राम डज नॉट तैरना, तैरने की अंग्रेजी स्विम। कहां पर? नदी में। इन द रिवर, इन द रिवर। राम नदी में नहीं तैरता है तो राम डज नॉट स्विम इन द रिवर। समझ रहे? वह स्कूल नहीं जाता है तो क्या होगा? ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। तुम नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ते हो तो यू डू नॉट रीड। यू डू नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो। समझ रहे? मैं नहीं लिखता हूं तो आई डू नॉट
राइट, आई डू नॉट राइट। आई मीन जब भी वाक्य में नहीं शब्द रहेगा तो उसके लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाएगा वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में बनाने के लिए। ठीक है, अब चलिए नेगेटिव सेंटेंस में एक और तरह से वाक्य बनता है, एक तरह से जो इससे अलग होता है थोड़ा सा। नेगेटिव सेंटेंस में एक तरह से और वाक्य बनता है जो उसी में रहता है, आई मीन नेगेटिव सेंटेंस में ही रहता है, लेकिन उसके लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं कि उस तरह के वाक्य के लिए किस तरह का रूल लागू होता है, जो कि इस तरह है। क्या, जब भी कभी वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाए, जब भी कभी हिंदी वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाए तो कभी नहीं के लिए डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके लिए सिर्फ नेवर का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? सिर्फ नेवर का प्रयोग। डू नॉट या डज नॉट किसी का प्रयोग नहीं होगा। डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ किसका प्रयोग होगा? नेवर का प्रयोग होगा। जैसे रूल देखिए, सब्जेक्ट लिखा जाएगा प्लस नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ये कब लागू होगा रूल? जब वाक्य के बीच में, आई मीन हिंदी वाक्य के बीच में कहीं पर भी कभी नहीं शब्द आता है तो उस वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करने के लिए इस तरह का रूल लागू होगा। समझ रहे हैं? जैसे मैं कभी नहीं दौड़ता हूं, मैं कभी नहीं दौड़ता हूं। ठीक है, तो आई नेवर रन, मैं कभी नहीं दौड़ता हूं, आई नेवर रन। यहां पर देखिए कभी नहीं शब्द आया है, कभी नहीं, इसके लिए क्या लगेगा? सिर्फ नेवर, बाकी डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैं फिल्म कभी नहीं देखता हूं, तो आई नेवर वॉच मूवी, आई नेवर वॉच मूवी, मैं फिल्म कभी नहीं देखता हूं। यहां पर देखिए देखने के लिए वॉच का प्रयोग किया गया है, मूवी देखने के लिए वॉच का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि फिल्म को देखने के लिए वॉच का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्योंकि फिल्म को हम अत्यधिक ध्यान से देखते हैं। आई मीन जब भी हम कुछ भी या कोई भी वस्तु अत्यधिक ध्यान से देखते हैं तो ध्यान से देखने के लिए वॉच का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मूवी देखने के लिए वॉच का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वह कभी नहीं दौड़ता है, ही नेवर रन, वह कभी नहीं दौड़ता है। वह कभी नहीं मुस्कुराता है, ही नेवर स्माइल। समझ रहे हैं? तो जब भी कभी किसी भी वाक्य में, आई मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में यदि कभी नहीं शब्द आ जाए तो उस कभी नहीं शब्द के लिए डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसके स्थान पर सिर्फ नेवर का प्रयोग किया जाता है, जो कि इस तरह से वाक्य बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगला जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से बनाया जाता है, चलिए ये देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है मुख्यतः दो रूप से बनाया जाता है। हालांकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ और तरह से भी बनते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले हम फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप का बता दें। जैसे पहला है, जब भी किसी भी वाक्य, हिंदी वाक्य के शुरुआत में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं? जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, कितने, किसको इत्यादि।
इनमें से कोई भी यदि वाक्य के शुरुआत में आ जाता है तो उस वाक्य को जब हिंदी से इंग्लिश में बनाया जाता है तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, उसके स्थान पर सहायक क्रिया लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, डू या डज लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, डू या डज। डू या डज के बाद तुरंत क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम। यदि हम वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं तो वाक्य क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है। तो अब यहाँ पर देखिए डू या डज का प्रयोग किया गया है। क्यों जब हिंदी वाक्य के शुरुआत में ही कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, उसके जगह में सहायक क्रिया लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे क्या तुम मंदिर जाते हो, क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम मंदिर जाते हो, यहाँ पे क्या सबसे पहले आ गया है, देखिए। तो जब वाक्य की शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द है तो इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी, नहीं लिखी जाएगी। इसके स्थान पर डू या डज लिखा जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। तुम है, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू, तो यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो यहां पर क्या होगा, डू, फिर सब्जेक्ट, फिर क्रिया जाते हो, गो कहां पर, टेम्पल, गो टू टेम्पल, क्वेश्चन मार्क। समझ रहे, जब भी वाक्य के शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द तो उसकी अंग्रेजी एकदम नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, जैसे अगला है डज राम प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। डज राम प्ले क्रिकेट, इसका हिंदी क्या है कि क्या राम क्रिकेट खेलता है। डज राम प्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेलता है। अगला सेंटेंस डू आई स्लीप, डू आई स्लीप, क्या मैं सोता हूं। जैसे यहां पर हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब क्या है कि वाक्य के शुरुआत में ही कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी गई है, उसके जगह सहायक क्रिया लिखा गया है। जैसे डज राम प्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेलता है। डू आई स्लीप, क्या मैं सोता हूं। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। समझ रहे हैं, यह है इंट्रोगेटिव का पहला फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन सेंटेंस। सेकंड वाला चलिए देखते हैं कि वो किस तरह से बनता है। सेकंड, जब कोई हिंदी वाक्य है और उसके बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द है, यदि कोई हिंदी वाक्य है और उसके बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द है तो उस वाक्य को जब हम हिंदी से इंग्लिश में चेंज करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में जब बनाएंगे तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। क्या होती है, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। मतलब क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, फिर उसके बाद में डू या डज लिखा जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन वर्ड, मतलब वो जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा उसी की अंग्रेजी लिखी जाएगी सबसे पहले। जैसे एक वाक्य है, राम क्यों खेलता है, राम क्यों खेलता है, क्वेश्चन मार्क। यहां पर देखिए वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है, तो जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है तो इस पूरे वाक्य को जब इंग्लिश में हम चेंज करेंगे तो इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। हालांकि यहाँ पे रूल में क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है तो इसकी अंग्रेजी वाई, फिर तुरंत बाद डू या डज। राम थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर डज लगेगा, तो राम डज, सॉरी वाई डज राम खेलता है, प्ले एंड क्वेश्चन मार्क।
हाँ, यही होता है। तुम कब आते हो, क्वेश्चन मार्क। यहां पे देखिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में कब, तुम कब आते हो, समझ रहे? तो अब जब कब बीच में है तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, सबसे पहले लिखी जाएगी। तो कब की अंग्रेजी क्या है, व्हेन डू यू कम, क्वेश्चन मार्क। हाँ, वह कहां जाता है, वह कहां जाता है, कहां बीच में है तो वेयर डज ही गो, क्वेश्चन मार्क। समझ रहे? तो इसका मतलब यह है कि जब भी वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी, वाक्य के शुरुआत में लिखी जाएगी। फिर उसके बाद में सहायक क्रिया आई मीन डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा। यदि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसके आगे का हम आपको अगले अपने वीडियो में पढ़ाते हैं।